This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफाक मंजर फ्राम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशोज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट एसेट रेशो, क्विक रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे रेशोज़ के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लिक्विडिटी रेशोज देखने का मकसद ये होता है कि ये कंपनी के बारे में हमें बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कर्जे या खर्चों की अदायगी की कितनी सलाहियत रखती है। अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये हमें बताता है कि कंपनी के पास इतना कैश या जल्दी बिकने वाले असासे मौजूद है कि कंपनी अपना उधार चुका सके। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम अपने लिक्विडिटी रेशोज को। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पे आप कंपनी स्नैपशॉट में जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने OGDCL कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे नीचे जैसे ही आते हैं, हमने इसमें से काफ़ी रेशोज कवर कर चुके हैं, डिविडेंड, सेल्स, एंटरप्राइज वैल्यू, कैश, प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी रेशोज देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरेस्ट कवर। इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप कंपनी की ईबिट विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ, तो आपको यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो मिल जाता है। हमारे केस में ये कंपनी ऑयल एंड गैस का कारोबार करती है, तो ऑयल एंड गैस से जो कारोबार से जो पैसा कंपनी को आता है उसको ईबिट यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट कहा जाता है। ये कंपनी के कोर बिजनेस से जो पैसा आता है उसको मेंशन करता है। उसको जब हम डिवाइड करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन हर कंपनी कभी कभी कर्जा ले रही होती है, उसके पास वर्किंग कैपिटल कम पड़ जाता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो कंपनी कर्जा ज़रूर लेती है, और जब कंपनी अपने ऊपर कर्जा लेती है तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट यानी कि सूद भी देना होता है। तो यहाँ पे आप कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी यहाँ पे लिखेंगे। OGDCL के केस में कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो तकरीबन 285 बिलियन का आ रहा है, और कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बहुत ही कम 5.8 बिलियन का है। तो ये हमें तकरीबन 49% का इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखने को मिलता है, यानी OGDCL के मुकाबले में ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेशो है। तो हमें ये बताता है कि कंपनी का जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है, हमारा 1 साल का एक्सपेंस, कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से ही काफ़ी अच्छा खासा इसको बियर कर सकती है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो। ये भी बिल्कुल सेम ही होता है इंटरेस्ट कवर, ये बस इसका दूसरा ही नाम है। इसके अलावा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप यहाँ पे कंपनी के कॉस्ट एंड गुड्स सोल्ड को जब एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर देखने को मिलता है। हमारे केस में OGDCL की कॉस्ट एंड गुड्स सोल्ड तकरीबन 169 बिलियन है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री से, जो कि हमारी 30 बिलियन की है, तो हमें तकरीबन 5.6 का मल्टीपल देखने को मिलता है इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री कंपनी का जो स्टॉक में माल पड़ा होता है। जैसे कि ये कंपनी है हमारी ऑयल एंड गैस की, तो कंपनी का जो क्रूड ऑयल उनके गोदामों में पड़ा है, कंपनी के जो LPG वगैरह है वो उनके गोदामों में पड़ी है, तो वो इन्वेंट्री को हम उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर हम कंपनी की आई थिंक गैस को हम इन्वेंट्री में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि गैस मेरे ख्याल से जैसे ही निकलती है तो वो उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे कंपनी का मेजर कंटेंट जो इन्वेंट्री के अंदर आता है वो या तो कंपनी का ऑयल और या कंपनी की LPG, और सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे कंपनी के रिग्स वगैरह का भी आता है। वो भी इसमें ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर बात करें तो 5.6 का मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है। इसको जो एनालिस्ट है वो थोड़ा और डीप तरह से समझते हैं। इस मल्टीपल को वो डिवाइड करते हैं 365 डेज़ के साथ, तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो एवरेज इन्वेंट्री का साइकिल है वो कितना है। तो हमारे केस में ये 65 डेज़ तक का है। तो इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझा जा सकता है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो तकरीबन
65 दिन तक उनके गोदाम में पड़ा रहता है, उसके बाद वो बिक जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा रेशो तस्वर किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ का काफ़ी लंबा होता है, 8-8 महीने तक इन्वेंट्री पड़ी रहती है, तो वहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल उस इन्वेंट्री में फँस जाता है, वो जल्दी से उसको बेच नहीं पाते। तो इसको इस तरह से आप जो है वो इंटरप्रेट कर भी सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद हमारा यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो आता है। एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे एसेट टर्नओवर का रेशियो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे नेट सेल्स को डिवाइड करते हैं कंपनी की एवरेज टोटल एसेट्स के साथ, तो आपको यहाँ पे एसेट टर्नओवर देखने को मिलता है। कंपनी की जो नेट सेल्स थी साल 2025 की, वो 401 बिलियन की थी, और कंपनी की जो टोटल एवरेज एसेट्स हैं वो तकरीबन 1654 हैं। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 24% का यहाँ पे एसेट टर्नओवर देखने को मिलता है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास तकरीबन 16 लाख रुपए के लगभग एसेट्स थे। उसमें से कंपनी ने इस साल जो है वो 401 बिलियन, जो कि यहाँ पे तकरीबन 4 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से लगभग कंपनी जो है अपने एसेट्स के ऊपर 25% का रिटर्न दे रही है। तो एसेट टर्नओवर भी आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो करंट रेशो आता है, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा इसका 8.9 का मल्टीपल है। करंट रेशो भी कंपनी की लिक्विडिटी के हवाले से हमें बताता है। करंट रेशो के अंदर भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि कंपनी ने अगर कोई कर्ज़ा वगैरह लिया है। अगर मैं मिसाल लेता हूँ, कंपनी के ऊपर इस साल जो है वो 10 लाख रुपए का कर्ज़ा है जो इसी साल चुकाना है, और कंपनी के पास कुछ इनकम भी आ रही है, उसके बैंक में कुछ पैसे भी पड़े हैं, कुछ उधार भी है उसके कस्टमर को, तो वहाँ से भी पैसे आने हैं। तो ये देखना होता है कि कंपनी को इस साल जो शॉर्ट टर्म उसकी अमाउंट है, यानी कि जो करंट एसेट्स हैं, वो मिलेंगे कितने और कंपनी को देने कितने हैं। मिसाल लेते हैं कि कंपनी को जो अपने वाजबात है वो 10 लाख रुपए का कर्ज़ा उसको इसी साल देना है, और कंपनी को 15 लाख रुपए की जो इनकम है वो इसी साल मिलने वाली है, कैश मिलने वाला है, और उसकी जो छोटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो मिलने वाली है। तो इस हिसाब से 5 लाख रुपए का यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अच्छी खासी तरह से मीट कर पाएगी, और डिफ़ॉल्ट और इस तरह के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। ओजीडीसी तो एक बेसिकली कैश रिच कंपनी है। यहाँ पे अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास तकरीबन 1123 बिलियन के करंट एसेट्स हैं, और करंट लायबिलिटीज़ बहुत ही मामूली 125 बिलियन की यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इस हिसाब से ये देखा जाता है कि 8.9 या लगभग 9 का मल्टीपल है, यानी कि कंपनी का जितना ऑब्लिगेशन है उसको कर्ज़ा देना है, उससे तकरीबन जो है 8 से 9 गुना ज़्यादा कंपनी के पास करंट एसेट्स मौजूद हैं। इसको और आसान करके भी इस तरह से समझा जाता है कि हर 1 लाख रुपए के कर्ज़े के पीछे कंपनी के पास 8 से 9 लाख रुपए का एसेट्स मौजूद है जो उसको चुका सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है करंट रेशो के बाद यहाँ पे इफ़ेक्टिव टैक्स रेट भी देखने को मिलता है, जो कि 39% है। ये कंपनी का टैक्स बताता है कि कंपनी अपने जो प्रॉफ़िट से कितना परसेंट जो है वो टैक्स दे रही है। अगर हम बात करें ओजीडीसीएल कंपनी की, तो साल 2025 में कंपनी का जो प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स था वो 279 बिलियन का था, जिसमें से कंपनी ने 109 बिलियन का टैक्स दिया है, जो कि तकरीबन 39% बनता है। तो ये बेसिकली बस यही चीज़ें देखनी होती है इफ़ेक्टिव टैक्स रेट में, कि हमें जो है वो ओवरऑल कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा। और क्विक रेशो की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे करंट रेशो के अंदर हमने सारे करंट एसेट रखे थे, इसमें रिसीवेबल्स भी शामिल थे और कंपनी की इन्वेंट्री भी शामिल थी। लेकिन क्विक रेशो के अंदर हम कंपनी की इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। वो इस वजह से माइनस की जाती है, ये रेशो थोड़ा सख्त होता है। ये हमें बताता है कि अगर कंपनी के जितने भी हमारी ऑब्लिगेशंस है, यानी जो हमारे जिनके हम कर्ज़दार हैं, अगर वो हमें आज ही के दिन कहें कि भाई हमारा आज ही के दिन आप कर्ज़ उतारो, तो क्या हमारे पास इतना कैश या बैंक में इतना बैलेंस मौजूद है कि हम उसको उतार सकें। क्योंकि इन्वेंट्री तो इस तरह की चीज़ होती है कि हमारा जो माल होता है वो जल्दी बिक नहीं सकता, लेकिन कैश और बैंक बैलेंस तो हम उसी वक्त निकाल के उनको दे सकते हैं। तो करंट एसेट्स में देखें तो यहाँ पे इन्वेंट्री को हम माइनस करते हैं और डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटीज से, तो हमें क्विक रेशो देखने को मिलता है। कंपनी के पास नेट करंट एसेट्स तकरीबन 1123 बिलियन के हैं। कंपनी की इन्वेंट्री बहुत ही कम 30 बिलियन की है, और कंपनी के जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 125 बिलियन के है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो क्विक रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा निकल के आता है, जो कि यहाँ पे 8.89 का मल्टीपल आ रहा है।
ओजीडीसीएल के केस में इसके पास कैश काफ़ी हद तक मौजूद है और कंपनी का जो सर्कुलर डेट है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। रिसीवेबल्स का अगर आपको डीप एनालिसिस करना होता है तो इस तरह की कंपनी में जो हमारा सर्कुलर डेट होता है काफ़ी एनालिस्ट उसको भी माइनस करते हैं, लेकिन हमारे केस में हम उसको इंक्लूडेड ही रखते हैं। कंपनी की इन्वेंट्री भी काफ़ी कम थी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम में नीचे बताता हूँ कि यहाँ पर अब हमारा दूसरा रेशो है यहाँ पे नेट इंटरेस्ट टू एसेट रेशो, जो कि 14% का है। इसमें अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट टू एसेट रेशो में हमारा इंटरेस्ट इनकम लगभग 231 बिलियन का है। उसको जब हम डिवाइड करते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स के साथ, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये लगभग 1654 बिलियन के थे, तो आपको 14% का यहाँ पे टोटल एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे 1654 बिलियन, जिसमें से कर्जा भी उन्होंने किसी को दिया हुआ है, रिसीवेबल्स भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी की मशीनरी है, प्लांट है, लेकिन उन सब के ऊपर कंपनी को जो है वो 231 बिलियन की इंटरेस्ट इनकम हो रही है, जो कि इसके ओवरऑल प्रॉफिट से 14% की है। ओजीडीसीएल के केस में ये ज़्यादातर इसके सर्कुलर डेट की इंटरेस्ट इनकम इसको मिल रही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंपनी का सर्कुलर डेट काफ़ी हद तक जो है वो फंसा होता है, तो डेट जो होता है वो उसके ऊपर कंपनी को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, तो इसी वजह से कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। भले ही सर्कुलर डेट का मसला शायद हल ना हुआ हो, लेकिन उसको इंटरेस्ट की पेमेंट्स जो है वो मिलनी होती है और मिल भी रही होती है। तो इस हिसाब से इसका नेट इंटरेस्ट टू एसेट जो है वो 14% का आ रहा है। तो बस ये थे हमारे आज के लिक्विडिटी रेशियोज। दिस इज़ अफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।